हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील सर की क्लास। एक बार आप लोग का फिर से वेलकम करता हूं पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों, आप लोगों को कुछ नया दिख रहा होगा आज। ध्यान से देखो, कुछ नया है। क्या नया है? ध्यान से देखो, आज यहां कोई भी लाइन नहीं दिख रही होगी आपको। पहले क्या था? पहले हमारे पास दो छोटे बोर्ड थे, उसको हमने ऐसे ऐसे जोड़ रखा था, टेप लगा रखा था बीच में। ठीक है, आज हमने क्या किया है, एक नया बोर्ड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और ये नया बोर्ड इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को ना पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, पहले क्या होता, दो बोर्ड जुड़े हुए थे, उसमें क्या होता था, पूरा स्पेस यूज नहीं हो पाता था। तो कई स्टूडेंट हमसे कहते थे कि सर पूरा स्पेस यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से आज हम एक नया बोर्ड लेकर आए हैं। हो सकता है धीरे धीरे यदि आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा ना, तो हम एक डिजिटल बोर्ड भी लेकर आएंगे, जो कि आगे हमारा यही प्लान है कि सपोर्ट होगा ना तो हम आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी अच्छी चीजें और आपको अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये आप लोगों से हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि भाई हम आपकी वीडियो के लिए एक नया बोर्ड लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, याद रखना, यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस, नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया हूं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि ये चैप्टर आपको बीकॉम में भी मिलेगा, सीए फाउंडेशन में भी मिलेगा, तो इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। 12th में इसका बेस है, फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आगे है। तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना है और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सके मैं कोशिश करूंगा अपने बेस्ट एफर्ट से आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमें आगे भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और हम ऐसे ही आपके लिए कुछ नई नई चीजें लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और हम आपको आपकी स्टडी को अफेक्ट नहीं होने देंगे, फ्री ऑफ क्लास देंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज टॉपिक पर। तो बच्चों, चलते हैं टॉपिक पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसोल्यूशन कहते किसको है। डिसोल्यूशन मीन्स होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ, क्लोज द पार्टनरशिप फर्म। यानी हम पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज मीन्स बंद कर देंगे, फर्म को बंद करना सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें यह पढ़ना है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है ना, तो उस समय कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो यही पढ़ना है हमें, यानी क्लोज द फर्म, यानी उस फर्म को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने का रीजन क्या होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस लिए हम क्लोज करते हैं फर्म को। पहला रीजन होता है कॉन्टिन्यूअस लॉस। कॉन्टिन्यूअस लॉस पहला रीजन यही होता है, सबसे पहला कारण यही होता है कि कॉन्टिन्यूअस लॉस होता है ना। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर हैं और वो अपना फर्म चला रहे थे और उनको बार बार फर्म चलाते हुए प्रीवियस ईयर भी लॉस हुआ, इससे पहले भी लॉस हुए हैं, यानी कई साल से इनको लॉस ही हो रहा है फर्म चलाते हुए। आप थोड़ा नॉर्मल सोचो, क्या आप कोई ऐसा बिजनेस चलाना चाहोगे जिसमें हमेशा लॉस ही लॉस होता रहे? नहीं। ठीक है ना, तो पहला रीजन यही होता है कि कॉन्टिन्यूअस लॉस होने के कारण फर्म को क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। फिर हम आगे आते हैं सेकंड, डिसॉल्व बाय लॉ। कानून के द्वारा भी बंद किया जाता है। मान लो आप फर्म के अंदर कोई इलीगल वर्क करते थे या अनलॉफुल वर्क होता था, तो क्या होगा भाई, एक दिन पकड़े गए, ताला लग गया फर्म को। समझ में आ रही बात है नहीं? इसी तरीके से आते हैं
डेथ ऑफ अ की मैन, जो फर्म पार्टनरशिप फर्म का जो मुख्य व्यक्ति था, की मैन का मतलब होता है मुख्य व्यक्ति। मान लो एबीसी में से बी एक ऐसा बंदा था जो पूरे फर्म को संभाल रहा था, ए और सी सिर्फ पैसे लगा रहे थे, बी पूरे फर्म को चला रहा था। तो एक मुख्य व्यक्ति की ही डेथ हो गई तो क्या होगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो अगला कारण क्या होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट करके फर्म को डिसॉल्व कर दिया कि चल भाई बंद करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे हमारे कई कारण होते हैं। एक होता है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर भी फर्म को क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का केस जो है वो आपका बीकॉम में आता है, सीए फाउंडेशन वाले में आता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें इंसॉल्वेंसी का केस वाला नहीं होगा, 12th लेवल पे वो नहीं होगा, लेकिन मैं बीकॉम और सीए फाउंडेशन के लिए भी वीडियो शूट करूंगा तो मैं इसमें बता दूंगा कि इंसॉल्वेंसी के केस में किस तरीके से फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि इस केस में थोड़ी ट्रीटमेंट अलग हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कारण होते हैं हमारे फर्म को डिसॉल्व होने के। अब जब फर्म डिसॉल्व होता है तो उस समय कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फर्म जब डिसॉल्व होता है ना तो उस समय हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा। दूसरा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था तो उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो भी। तीसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम ये देखेंगे भैया किसका किसका कितना कितना पैसा बनता है। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट होता है जिसको कैश या बैंक अकाउंट कहते हैं, ये फाइनल सेटलमेंट होता है। सोच के देखो, जब फर्म डिसॉल्व हो रहा होगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरे डिटेल में, बस थोड़ा इतना समझा देता हूं कि फर्म के नाम से जितनी भी संपत्ति होती है वो सारे असेट्स बेचे जाते हैं और फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज बनती है उसकी क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। ठीक है, वो हम इस अकाउंट में पढ़ेंगे। ठीक है, सोच के देखो फर्म में जो एसेट्स बनाए गए थे वो सारे पार्टनर ने मिलके बनाए थे ना, और जो लायबिलिटीज भी क्रिएट हुई थी वो लायबिलिटीज तो सारे पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटीज बनेगी ना, पूरे फर्म की लायबिलिटीज पार्टनर्स के ऊपर ही तो लायबिलिटीज आएगी हमारी। ठीक है, तो ये चीजें हम रिलेशन अकाउंट में पढ़ेंगे, तो उस असेट्स को बेचकर फर्म की लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था तो बाद में अपनी पेमेंट भी तो लेगा कि भाई मेरे पैसे दो, मैंने तो लोन दे रखा था। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम ये देखेंगे कि जब फर्म क्लोज किया जा रहा है तो अब किसको कितनी कितनी पेमेंट मिलनी है, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है जो कि वो अपने घर लेकर जाएंगे। फिर कैश और बैंक अकाउंट से ये देखा जाता है कि कितनी पेमेंट की गई है, लास्ट में अकाउंट सेटल किया जाता है। तो ये चीज है जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर क्या कवर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान से समझना रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों चलते हैं टॉपिक पे। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक फंडा, समझ लेते हैं कि बेसिक फंडा क्या कहता है रियलाइजेशन अकाउंट का। सिंपल तरीके से आप समझोगे ना बच्चों तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा कि अच्छा ये बात है। ठीक है, इसका बेसिक फंडा ये कहता है कि फर्म के नाम से जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी असेट्स है वो भी रियलाइजेबल, जो कि बिकेगी आगे जाकर, जितनी भी असेट्स है उसको सोल्ड कर दिया जाता है। सोल्ड बोले या रियलाइज बोले बात एक ही है, रियलाइज का मतलब भी सोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, और जितनी भी लायबिलिटीज है फर्म की, जितनी भी लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। ठीक है, याद रखना, सोच के देखो जब फर्म बंद हो रहा होगा, से ताला लग रहा होगा, शटर डाउन हो गया, ताला लग रहा है, उसमें ताला लग रहा होगा तो फर्म ने जितनी भी लायबिलिटीज ले रखी होगी क्या वो घर जाने देंगे, बोलेंगे नहीं भैया हमारा पैसे लाओ। फर्म की जो लायबिलिटीज बन रही होगी वो तो फर्म को चुकाना पड़ेगा ना, तो फर्म कहां से चुकाएगी, उनकी हालत तो वैसे ही पस्त हो गई है ना, तो हालत पस्त है तो क्या करेगी वो, फर्म के नाम से जितनी भी एसेट्स है वो क्या किए जाएंगे, सोल्ड किए जाएंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। और ऐसा करने के बाद यदि कोई डिफरेंस बचता है,
यदि कोई डिफरेंस बचता है तो वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चीज है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यह समझ में आ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसके अंदर क्या करेंगे, एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक चीज और याद रखना, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट ही कहते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोले तो जब भी आपको पता लगेगा ना कि फर्म को एक्सपेंस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, फर्म को कोई लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, उसको कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड में। आपको जब भी पता लगे कि फर्म को इनकम या गेन हो रहा है, इनकम और गेन हो रहा है, तो कहां लिखोगे आप उसको, क्रेडिट साइड में। आपको ये फंडा ध्यान रखना है और इसी फंडे से हमारा काम होगा। अभी मैं जो आपको समझाऊंगा उसमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाऊंगा और साथ में जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा, ताकि आपको एकदम से पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री ही सारे मर्ज की दवा होती है अकाउंटेंसी के अंदर, है ना। तो जर्नल एंट्री के थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर देखेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर किया था। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक फंडा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बच्चों समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और जर्नल एंट्रीज भी हम साथ में देखेंगे, ताकि ना आज ना हमें पूरा समझ में आ जाए, किसी और वीडियो में भागने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। बेसिक फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया, बेसिक फंडा बता दिया था कि इसमें एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस होता है। यदि कोई एक्सपेंस और लॉस हुआ वो भी डेबिट में जाएगा, इनकम हो रहा होगा तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ऐसे नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट की जाती है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में आते हैं। सबसे पहले याद रखना कि एसेट्स ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। पहले एसेट्स ट्रांसफर किया जाएगा इस अकाउंट में, क्योंकि फर्म को करना है बंद, क्लोज करना है। तो जितने भी एसेट्स हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट्स के नाम होंगे वो आपको यहां पे ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। हम यहां पे सीख रहे हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब जो रियलाइज होगी वही ट्रांसफर होगी ना। तो कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं होगी मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेप्ट, यानी इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे कैश बैंक। अब एक बात बताओ, कैश भी बिक जाएगा क्या? रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, जैसे फर्नीचर रियलाइजेबल होती है। ठीक है, और फर्म जब क्लोज होता है ना तो उसकी गुडविल भी रियलाइज होती है, गुडविल भी आपको ट्रांसफर करना है, क्योंकि फर्म कोई और खरीद रहा होगा तो आपको उसके गुडविल के भी पैसे मिलेंगे। इसलिए गुडविल को आपको जरूर ट्रांसफर करना है। यदि गुडविल है तो गुडविल ट्रांसफर होगी, ये याद रखना। तो क्या क्या नहीं होगी वो लिख देता हूं मैं। कैश बैंक, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी असेट साइड में जो डेबिट बैलेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें ट्रांसफर नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखना है कि ये ट्रांसफर नहीं होगी। मैं थोड़ा समझा देता हूं यहां पे, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यहां पे समझा देता हूं कि जैसे आपके पास बैलेंस शीट होती है तो इधर लायबिलिटीज होता है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कैश ले लिया मैंने, मान लो 10,000 ले लिया, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर है मान लो 15,000 का, और मेरे पास एक बिल्डिंग की वैल्यू है मान लो 60,000।
एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो 5000, एक गुडविल का अमाउंट दे रखा मान लो 10,000, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पे। एक डेटर्स है 15,000 और लेस प्रोविजन है मान लो 2,000 का, तो ये 13,000 है। बच्चों ध्यान से समझना, मैं ना चाहता हूं कि एक ही बार में बढ़िया सा मंत्र दे दूं आपको, ठीक है। तो याद रखना कि ये आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको अब करना है फर्म को क्लोज। ये बैलेंस शीट गिवन है, आपको फर्म क्लोज करना है। तो आप क्या करोगे, असेट्स को यहां ट्रांसफर करोगे, यहां लिख दोगे सन्ड्री असेट्स, ठीक है। अब याद रखना क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, जो रियलाइज होने वाली चीजें होगी ना वही ट्रांसफर करेंगे। कैश बैंक, देखो मैंने यहां लिखा है कैश बैंक, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एटसेट्रा, ये चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। जो पार्टनर्स कैपिटल में बट रही होती है ना गुडविल को छोड़कर, गुडविल ट्रांसफर होगी, क्योंकि फंड जब बिक रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, तो गुडविल के पैसे हमें मिल रहे होंगे, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, या कैश भी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी क्या क्या ट्रांसफर होगा वहां से होगा फर्नीचर होगा सर, ठीक है, पूरा 15,000, हमेशा याद रखना अमाउंट वही लेके चलना जो बैलेंस शीट में हो। बिल्डिंग ट्रांसफर हो जाएगा 60,000, फिर उसके बाद गुडविल भी ट्रांसफर होगी भाई 10,000, डेटर्स होगा 15,000 से। प्रोविजन आपको पता है, प्रोविजन लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। प्रोविजन किसका पार्ट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका इस तरफ ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 यहां ट्रांसफर होगा। जिस तरह सन्ड्री एसेट्स यहां पे ट्रांसफर हुआ ना, सन्ड्री लाइबिलिटीज इस तरफ ट्रांसफर होता है, सन्ड्री लाइबिलिटीज इस तरफ ट्रांसफर होता है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि पहली चीज आपको याद रखना है कि ट्रांसफर करेंगे भैया, डायरेक्ट बेच थोड़ी देंगे, पहले तो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर देखेंगे कितना कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रांसफर करते समय याद रखना, आप जो ये अमाउंट लोगे ना ट्रांसफर करते समय वही अमाउंट लेना जो कि बैलेंस शीट में गिवन होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि अमाउंट कौन सा वाला लोगे, अमाउंट गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जिस अमाउंट से वैल्यू दे रखी होगी ना उसी अमाउंट से आपको लेना है, ठीक है। यानी बताओ यहां पे जनरल एंट्री जो बनी हो क्या बनी है बताओ, रिलेशन अकाउंट डेबिट, देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सन्ड्री एसेट्स, यानी फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, टू डेटर्स, यानी इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, टू डेटर्स, ये सारी चीज, और अमाउंट वही जो बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। और कैश, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर क्यों नहीं किया, मैंने आपको बताया ये चीजें रियलाइज नहीं होती, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफर नहीं करते, जो रियलाइज होगी वही ट्रांसफर होगी, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। आगे चलते हैं, सेकंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर की वही क्या लिखोगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं, हाँ, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आपके पास लाइबिलिटी साइड में जो चीजें होंगी वो आपको रिलेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लाइबिलिटी साइड में मान लो मेरे पास क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, किसी की वाइफ का लोन है, मान लो ए कोई पार्टनर है उसकी वाइफ ने लोन दिया था फर्म को, वो ले लिया हमने यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट बैलेंस दे रखा है, ए का, बी का, सी का, 3 पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जनरल रिजर्व है, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है मुझे। तो आपको याद रखना है, मैंने क्या कहा है कि कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं होगी, तो क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगी लाइबिलिटी से वो भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सेप्ट, यानी ये ट्रांसफर आपको नहीं करना है, ठीक है। क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है।
ये चीज आपको नहीं ट्रांसफर करना। मैंने कहने का मतलब है जो कैपिटल अकाउंट में बटने वाली चीज है वो ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो भी ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें ट्रांसफर नहीं होगी, बाकी अदर लाइबिलिटीज जितनी भी होगी वो ट्रांसफर होगी। यानी कहने का मतलब है यहां से क्या क्या ट्रांसफर होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएगा, मैं यहां पे बता देता हूं, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। ये मिसेज एज लोन है, ये तो फर्म के लिए थर्ड पार्टी है ना। सोच के देखो ABC 3 पार्टनर है और ए की वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा था, तो थर्ड पार्टी हो गई ना, थर्ड पार्टी का लोन ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा और जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या क्या ट्रांसफर होगा बताओ, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, मिसेज एज लोन हो गया, किसी की वाइफ का लोन है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अमाउंट उसी अमाउंट से लिखना जिस अमाउंट से वो बैलेंस शीट में है। जैसे मान लो क्रेडिटर्स मान लेता हूं मैं 10,000, 5,000, मैं खुद एज्यूम कर ले रहा हूं 15,000, 5,000 ये ले रहा हूं मैं, तो यहां पे ट्रांसफर हुआ होगा तो क्रेडिटर्स कितने से 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, ये 15,000 हो गया, ये भी 5,000 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होने वाली, उनको छोड़कर बाकी सबको ट्रांसफर करना है। एक चीज याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR। WCR की यदि क्वेश्चन में क्लेम आई होगी तो ट्रांसफर करना, अदरवाइज ट्रांसफर मत करना। कुछ बातें जो मैं कह रहा हूं ना वो आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं WCR और रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्लेम आई होगी तो ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, वर्कमैन इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन क्वेश्चन, then it is transferred to रियलाइजेशन अकाउंट, तब हम ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, अदरवाइज ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो पहला काम हो गया हमारा ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर तक हो गया। अब ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं भैया, ट्रांसफर इसीलिए कर रहे हैं कि आगे बेचेंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। अब बेचने के बारे में सोचना है, यानी असेट्स रियलाइज करने का। अब हमारा काम आ गया असली कार्यक्रम, असेट्स रियलाइज करने का। मेरी बात ना ध्यान रखना बच्चों, असेट्स रियलाइज करना और लायबिलिटीज की पेमेंट करना ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि कौन सा असेट्स कितने में रियलाइज हुआ है और किस लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट की गई है। समझ में आ रही बात। ये अब यहां से जो एंट्री चालू हो रही है ना, जनरल एंट्री, ये आपको कहां मिलेगा, ये एडजस्टमेंट में मिलेगा। यानी क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि किस असेट्स को कितने में रियलाइज किया गया और किस लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट की गई है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी पहला काम असेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की हो गई। एक बात याद रखना, यदि क्वेश्चन पेपर में यह लिखा हुआ आ जाए कि असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड पास द जर्नल एंट्रीज, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि असेट्स और लायबिलिटीज पहले से ही ट्रांसफर किया जा चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके बाद की जर्नल एंट्री करनी है, तो याद रखना ये एंट्री नहीं आएगी। इसका मतलब ये एंट्री वो कर चुके हैं। समझ में आ रही बात। उसके बाद की एंट्री आपको सोचना है, सिर्फ रियलाइज करने की एंट्री सोचना है और लायबिलिटीज की पेमेंट करने की एंट्री सोचना है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। तो असेट्स रियलाइज करते हैं। तो असेट्स रियलाइज करने में क्या क्या होगा, जैसे असेट्स मैंने हम यहाँ पे ट्रांसफर किया, अब असेट्स रियलाइज होगा तो यहाँ हमेशा अपोजिट साइड में रियलाइज होगा। जैसे यहाँ पे असेट्स ट्रांसफर होता ना, रियलाइज इधर होगा। तो रियलाइज असेट्स रियलाइज यदि फर्म करे, यदि फर्म असेट्स को बेच रही हो, फर्म रियलाइज करती है, तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, अब तो फर्म के पास पैसा आया होगा बेचने पर। सोच के देखो, फर्म के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कई बार कैश लिखा रहेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट वैसे ज्यादातर ट्रीटमेंट बैंक से होती है इसलिए बैंक से दिखाएंगे, वैसे कैश लिखा हो तो कैश से दिखाएंगे,
ठीक है ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब असेट्स का नाम मत लिखना क्योंकि सारे असेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए हैं। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जनरल एंट्री में, मेरी बात ध्यान से समझना। मुझे ये भी पता होता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चे ना क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट लिख देते हैं। अरे भैया असेट्स तो सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए ना, अब सारी ट्रीटमेंट जो होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट से होगी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको असेट्स नहीं लिखना है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। ये हो गया, यानी मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पे फर्नीचर जो है ना 15,000 का, ये 10,000 में रियलाइज हुआ। जरूरी नहीं है बुक वैल्यू से ही रियलाइज हो, बुक वैल्यू से कम से, मैंने कहा ना एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि कौन सी चीज कितने से रियलाइज हुई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट आपको समझना होगा कि वो कितने में बिका है। ठीक है, जैसे मैं मान के चलता हूं बैंक अकाउंट लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं, अब मैं असेट्स रियलाइज की एंट्री कर रहा हूं। किसकी एंट्री कर रहा हूं, असेट्स रियलाइज की। ठीक है, मान लो उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि फर्नीचर जो रियलाइज हुआ है ना वो 10,000 में रियलाइज हुआ है, तो 10,000 लिख देंगे। इसी तरीके से बिल्डिंग जो रियलाइज हुआ है ना, बिल्डिंग जो रियलाइज हुआ है वो 50,000 से रियलाइज हुआ है, तो आपको ऐसे लिख देना है 50,000। जितने से रियलाइज होगा बैंक अकाउंट के नीचे लिखते चले जाना है कि कौन सा असेट्स कितने में रियलाइज हुआ है। क्लियर हो रही है बात, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, हो सकता है बुक वैल्यू पर रियलाइज हो तो बुक वैल्यू लिख देना। ठीक है, यदि लिखा हुआ है कि 10% अबव हुआ है तो प्लस करके लिख देना, लेस हुआ है तो लेस करके लिख देना, जितने में रियलाइज हुआ उस अमाउंट से दिखाना है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसी तरीके से हम मान लो 4th पॉइंट लेके चलता हूं। कई बार क्या होता है, कोई असेट्स ऐसा है जो कि किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, फर्म डिसॉल्व हो रहा था, एक पार्टनर ने कहा भाई ये जो है ना फर्नीचर या ये कोई असेट्स, कोई भी असेट्स है, मान लो कोई टाइपराइटर था, किसी पार्टनर ने कहा भाई ये टाइपराइटर मुझे दे दो। ठीक है, यानी असेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर, ओवर बाय पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने असेट्स ले लिया है तो, ठीक है, यदि किसी पार्टनर ने असेट्स ले लिया है तो अब देखो फर्म के पास तो पैसा नहीं आया होगा, पार्टनर ने असेट्स टुक ओवर कर लिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई असेट्स का नाम नहीं आना अब कुछ भी, क्योंकि असेट्स तो सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए हैं। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंसर्न कर देता हूं, ठीक है ना, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको याद रखना है। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं ना अपनी मर्जी से यहां पे मान लेता हूं कि कोई टाइपराइटर भी था, मान लो कोई टाइपराइटर था 1000 का, ठीक है, तो टाइपराइटर था 1000 का, सी ने कहा ये टाइपराइटर मैं लूंगा। ठीक है, तो हम किसके नाम से दिखा देंगे यहाँ पे, मान लो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 3 पार्टनर थे मेरे पास, सी ने ले लिया, तो क्या लिखेंगे हम, सीज कैपिटल अकाउंट। कंसर्न पार्टनर का मतलब यही हुआ जो पार्टनर लेके जाएगा ना उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, और लिख देंगे कि क्या लिया भैया, वो क्या ले रहा है, वो टाइपराइटर रियलाइज कर रहा है, वो टाइपराइटर लेकर जा रहा है। ठीक है, मान लो 1000 का उसने 800 में ले लिया, तो 800 लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आपको ना बस एक छोटा सा फंडा याद रखना है कि यदि फर्म रियलाइज करे तो कैश बैंक से दिखाना है, पार्टनर ले जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से दिखाना है। ओके, उसके बाद चलते हैं, अब ये तो असेट्स के हो गई, अब हम आते हैं 5th पॉइंट में, लाइबिलिटीज की पेमेंट। क्या कह रहे हैं, उसको रब करके दूसरा लिख दूं, ठीक है रब कर देता हूं। तो 5th पॉइंट देखते हैं अब, लाइबिलिटीज की पेमेंट, लाइबिलिटीज पेमेंट। तो हमने ये देखा असेट्स किस तरह से रियलाइज हो रहा था, तो असेट्स को यदि फर्म रियलाइज करे तो बैंक से दिखा रहे थे, बैंक या कैश से दिखाना है आपको, और पार्टनर टुक ओवर कर ले तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से दिखाना है। अब लाइबिलिटीज की पेमेंट, बच्चों अब तो समझ में आ ही गया होगा, असेट्स इधर ट्रांसफर किया था तो इसका रियलाइज और इस तरह से लिया, लाइबिलिटीज की पेमेंट, लाइबिलिटीज यहां ट्रांसफर किया तो लाइबिलिटीज की पेमेंट इधर आनी है, यानी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यानी लाइबिलिटीज की पेमेंट फर्म कर रहा होगा तो फर्म जनरल एंट्री हमारी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लाइटिस है ना, लाइटिस की पेमेंट होगी तो इधर दिखाएंगे हम, किस नाम से दिखाएंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये लाइटिस की पेमेंट है, लाइटिस की पेमेंट। बच्चों मैं जर्नल एंट्री और लेजर एक साथ इसलिए बता रहा हूं, हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाए आपके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेमेंट की होगी, जैसे मान लो क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई है, हमेशा ना प्रोविजन हमारी लाइटिस नहीं होती, प्रोविजन तो हमने क्रिएट की थी। लाइटिस हमारी क्या होगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ये सब। ठीक है ना, तो हम क्रेडिटर्स की पेमेंट दिखा रहे हैं मान लो। और याद रखना अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जो लिखा रहेगा उस अमाउंट से करना। जैसे 10,000 मान लो लिखा है कि क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट की गई, तो 10% डिस्काउंट पे पेमेंट की गई होगी तो 1,000 लेस हो गया होगा, यानी 10,000 में 10% लेस करेंगे तो 1,000 लेस हो गया होगा, यानी पेमेंट सिर्फ कितने से गई होगी, 9,000 से। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपको यहां ऐसे लिख देना है, यानी जो लाइटिस जितने से पेमेंट होगी वो बैंक अकाउंट से दिखाना है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, याद रखना लाइटिस का नाम नहीं आएगा कि लाइटिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चे गलती करते हैं, आपको हमेशा याद रखना है असेट्स और लाइटिस जब ट्रांसफर हो गए ना रिलेशन अकाउंट में, तो अब सब कुछ रिलेशन अकाउंट से आपको दिखाना है। ठीक है, एक लाइन लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, याद रखना, पेबल लाइटिस मस्ट बी पेड, पेबल लाइटिस मस्ट बी पेड। दिमाग में गांठ बांध लेना, क्या कर लेना, गांठ बांध लेना, पेबल लाइटिस मस्ट बी पेड। ठीक है, तो पेबल लाइटिस मस्ट बी पेड का मतलब ये हुआ, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और एडजस्टमेंट में मान लो किसी लाइटिस के बारे में आपको नहीं गिवन है, जैसे मान लो बैंक लोन के बारे में नहीं लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में कि बैंक लोन के साथ क्या करना है। पेबल लाइटिस क्या होता है, जो हमें पेमेंट करना ही करना है। सोच के देखो, फर्म को जब ताला लग रहा होगा तो जो आपके ऊपर पेबल लाइटिस है ना, वो आपको पे करके जाना ही होगा, क्योंकि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी यदि आपने पेमेंट नहीं की तो। समझ में आ रही बात या नहीं, प्रोविजन तो आपने खुद क्रिएट की थी ना, लेकिन जो आउटसाइडर लाइटिस है वो तो पेबल है ना आपके ऊपर, तो वो लाइटिस मस्ट बी पेड है। यानी यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान लो इस बैंक लोन के बारे में नहीं लिखा हुआ था, तो भी हम इस बैंक लोन की पेमेंट दिखाएंगे और पूरे अमाउंट से दिखा देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि किसी लाइटिस के बारे में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है और यदि वो पेबल लाइटिस है, ठीक है, तो आपको उस पूरे अमाउंट से पेमेंट दिखाना ही दिखाना है। ओके, हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके से कोई ऐसी लाइटिस थी जो कि पार्टनर ने टुक ओवर कर ली, यानी लाइटिस बॉर्न बाय पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने बॉर्न कर लिया कि इस लाइटिस को पेमेंट मैं कर दूंगा, जैसे मान लो मिसेज एज लोन है ना, ए ने कहा कि मैं अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट खुद अपने अकाउंट से करूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि किसी पार्टनर ने बियर किया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि यदि पार्टनर कोई एसेट्स रियलाइज करता ना तो उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट की जाती है। तो बताओ, अब लाइटिस बॉर्न की जा रही है पार्टनर के द्वारा, क्या एंट्री होगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे ना बहुत समझदार हैं, वो समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाहता हूं, यानी यदि कोई पार्टनर कर रहा होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से आपको दिखाना हो, फर्म कर रहा हो तो बैंक या कैश के नाम से दिखाना है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे मिसेज एज लोन है, ठीक है, और ए ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद बियर करूंगा मैं कैपिटल अकाउंट से, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, एज कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे। और इसने बियर कर लिया, क्या इसने बियर कर लिया, मिसेज एज लोन, अपनी वाइफ का लोन इसने खुद बियर कर लिया। ठीक है, अमाउंट यदि सेम है तो सेम, नहीं तो एडजस्टमेंट में जैसा बोला होगा उस अमाउंट से, लेकिन यहाँ दिया नहीं तो मैंने सेम ले लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आते हैं अगले पॉइंट पे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। अब भाई फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा, इतनी भारी भारी मशीनें उठा के कहीं ले गए होंगे, बेच रहे होंगे, ठीक है ना, तो कुछ खर्चे भी इस दौरान भी हुए होंगे, असेट्स रियलाइज करने में, लाइबिलिटीज की पेमेंट करने में कुछ एक्सपेंस भी हुआ होगा, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस
यदि डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री करनी होगी, यदि फर्म ने बियर की है तो एक्सपेंस क्या है, डेबिट साइड में आएगा। मैंने कहा था ना ये नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस आपका किधर जाएगा, डेबिट साइड में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म ने किया तो बैंक के नाम से दिखा देंगे। समझ में आ रही बात। तो हम जैसे बैंक अकाउंट लिखा हुआ ना, इसी में लिख देंगे हम क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक बार बैंक लिख देना, उसके बाद जो भी बैंक से रियलाइज हुआ होगा सब लिखते चले जाना। रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस जो भी बियर हुआ होगा वो हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे। ठीक है, बैंक लिख देता हूँ यहीं पे, बैंक अकाउंट से दिखा रहे हैं। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का, रियलाइजेशन एक्सपेंस जितना भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। मान लो 500 तो 500, 1000 जो भी है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। यदि यही एक्सपेंस किसी पार्टनर ने बियर किया होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पार्टनर, किसी पार्टनर ने बियर किया है। अब आप लोग समझ गए होंगे भैया पार्टनर बियर करेगा ना तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने बियर किया तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बाद में अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगा ना उतने अमाउंट से, वो दिखाएगा ना कि भाई मैंने तो एक फर्म का खर्चा मैंने पे किया है। तो रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर। देखो बैंक की जगह कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लो बी ने कहा मैं रिलेशन का खर्चा दे दूंगा, तो क्या लिख देंगे हम, बीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में मान लो बी ने रिलेशन का एक्सपेंस दिया है तो रिलेशन एक्सपेंस तो बी के नाम से दिखा देंगे। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं, नहीं इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट क्या होगी, यानी एक ऐसी लायबिलिटीज जो कि फर्म क्लोज करते समय हमें पता लगा, पहले नहीं पता था हमें, बाद में लगा यार एक बंदे की सैलरी रह गई है वो भी तो देना है हमें। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है फर्म के ऊपर, तो लायबिलिटीज है तो हमारे लिए तो खर्चा ही है, कहाँ जाएगा ये, इधर जाएगा। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गई होगी हमारी। इसी तरीके से 10th पॉइंट में देखिए, यदि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बॉर्न बाई पार्टनर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बॉर्न बाई पार्टनर, पार्टनर ने बियर किया है, भाई पार्टनर का नाम ला जाना कि पार्टनर ने किया है, तो बैंक की जगह पे एक पार्टनर का नाम आएगा, यानी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यानी बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की एंट्री इधर होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की। ठीक है, यदि फर्म करे तो बैंक के नाम से हो जाएगी, फर्म करे तो बैंक के नाम से हो जाएगी, और पार्टनर करे तो पार्टनर के नाम से हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगला पॉइंट अनरिकॉर्डेड, कितने पॉइंट हो गए थे, 10 हो गए थे। 11 पॉइंट पे आते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमारे लिए लॉस है तो इधर डेबिट में ले लिया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यदि रियलाइज हुआ है आपका, फर्म ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज किया है, मान लो कोई ऐसा एसेट जिसके बारे में फर्म को बाद में पता लगा कि अरे भाई ये भी एसेट्स हमारे पास था, और बाद में फर्म ने उसको रियलाइज कर दिया, तो फर्म को तो फायदा हो रहा होगा। कहाँ एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में, यानी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्या होगा जनरल एंट्री, सर हमें समझ में आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ले लेंगे। और यदि यही अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर रियलाइज कर दे या पार्टनर ले ले, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने ले लिया अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सर अब समझ में आ गया मैं, क्या, कंसर्न पार्टनर्स
कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री इधर करनी है। फर्म करे तो बैंक के नाम से दिखा देना और पार्टनर करे तो पार्टनर के नाम से दिखा देना। मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी ओवरऑल आपके माइंड में एक बात गई कि पार्टनर यदि ले रहा हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से दिखाना है, फर्म कर रहा हो तो बैंक वाले में दिखाना है। क्लियर? ठीक है भाई, ये हो गया। अब आते हैं भाई, सारे पत्ते हमने डाल दिए, ठीक है। अब निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस आया होगा फर्म को, ठीक है। तो आपको यहां का सम करना है बच्चों। याद रखना, जो बैंक वाले सारे लिखे ना एक साथ, इन सबको सम करके यहां लिख देना है ऐसे करके। ये मैं तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से बता भी रहा हूं साथ के साथ कि आपको बैंक वाले सारे एक साथ ऐसे लिख देने हैं। बैंक से जो भी चीज रियलाइज हुआ है लिखते चले जाना है। इस तरह बैंक से जो पेमेंट हुई है वो आपको लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो यहाँ का टोटल किया, ये किया, अब मान लो बैलेंसिंग इधर आ रही है आपकी, तो बैलेंसिंग जो आएगी इधर आया तो प्रॉफिट होगा, इधर आएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में। तो मैं 3 पार्टनर लेके चल रहा हूं तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी प्रॉफिट की जो जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट की जो जनरल एंट्री होगी, कौन सी प्रॉफिट? रियलाइजेशन की, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सर समझ में आ ही गया हमें, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब का, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मेरे कौन कौन से पार्टनर थे? जैसे 2A, 2B और 2C में बांट देंगे। समझ में आ रही बात? वो भी गिवन रेशियो में, जो रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में उस रेशियो में, और रेशियो गिवन नहीं होता है तो इक्वल रेशियो में। आपको पता ही है कि पार्टनरशिप डीड में यदि रेशियो गिवन नहीं है तो नहीं। तो इसी तरीके से यदि लॉस हो जाए फर्म को, लॉस यानी रियलाइजेशन का जो लॉस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर हमें तो समझ में आ गया, प्रॉफिट हमने इधर दिया था, यानी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट इधर आई थी, तो हमने क्या किया था? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉस में क्या होगा? लॉस में होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहने का मतलब है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर हमारी किधर आ रही होगी? बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में होगी, यानी लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ABC 3 पार्टनर लेके चल रहा हूं, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी ऑल पार्टनर का मतलब यहां पे कौन है? A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, ऐसे कर लेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। वो भी किस रेशियो में? इन गिवन रेशियो। और क्वेश्चन में यदि रेशियो गिवन ना हो तो क्या मान के चलते हैं? इक्वल रेशियो मान के चलते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये तो हो गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट का सारे पत्ते बता दिए मैंने कि कैसे कैसे हमें पत्ते फेंकने हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एंट्री और याद रखना है, जनरल एंट्री, वो पार्टनर्स लोन की, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। आपको पता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था तो वो हमने ट्रांसफर नहीं किया था रिलेशन अकाउंट में, लेकिन जब फर्म बंद होगा तो पार्टनर्स लोन की तो पेमेंट करनी होगी ना। तो पार्टनर्स लोन की जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी हमारी? वो होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी लोन होगा अमाउंट उससे हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं इसके अंदर, जो आपको ध्यान रखना है कि वो एंट्री उधर भी आ सकती है। कैसे? जैसे मान लो यदि पार्टनर्स का लोन, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पार्टनर्स का जो लोन है ना वो 10,000 का है, यानी फर्म की लाइबिलिटीज 10,000 की बन रही है, लेकिन पेमेंट जो हुई है ना, क्वेश्चन में मान लो पेमेंट वो लिखा है कि 9,500 में फुल सेटलमेंट हो गया, ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। यानी पार्टनर मान गया कि भैया चलो कोई बात नहीं, 10,000 की जगह सिर्फ 9,500 रुपए दे दो, छोड़ो कोई बात नहीं, फर्म बंद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में फर्म को देखो 500 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब आपको उस 500 रुपए की एंट्री उधर भी करनी है रिलेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मैं लगा रहा हूं इस पे स्टार। आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पार्टनर की लोन का अमाउंट ज्यादा है, उसकी पेमेंट कम से हुई और फाइनल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब फर्म को हो रहा है फायदा।
यानी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी भाई पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। पार्टनर का लोन तो पूरे 10,000 से खत्म हुआ, लेकिन फर्म के तरफ से सिर्फ पेमेंट कितनी गई है 9,500, बाकी बचा हुआ पैसा फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, जो कि कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी पार्टनर लोन से फायदा हो रहा होगा तब हम पार्टनर्स लोन का जो फायदा हो रहा होगा ना, यदि इनकम हो रही होगी पेमेंट करने पर, तो वो आपको यहाँ पे ले लेना है, यदि होगा तो करेंगे। और यदि पेमेंट 10 का 10 ही हुआ है तो वहां पे फर्म को कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, तब तो हमारी सिंपल एंट्री यही होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज सीख लिया क्या, आज हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जान लिया कि उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है और उसको लेजर में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ओवरव्यू ओवरव्यू हमारे माइंड में एक बात आई होगी क्या, कि रिलेशन अकाउंट में क्या होगा, फर्म जब डिसॉल्व हो रहा होगा असेट सारे ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, असेट्स रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। यदि फर्म रियलाइज कर रहा होगा तो बैंक से दिखाएंगे, बैंक या कैश से दिखाएंगे, और पार्टनर यदि टुक ओवर कर रहा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से दिखाएंगे। और उनके बीच का जो अनरिकॉर्डेड असेट्स आपका फायदा है इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इधर दिखाएंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरीके से हमें इतना समझ में आ गया कि उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म का, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर गिवन रेशियो। समझ में आ रही बात। तो ये आज का टॉपिक बच्चों खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और क्वेश्चन भी देखेंगे और बढ़िया वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, कुछ पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाऊंगा जो कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर भी जरूर करो भाई। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई हमें शेयर भी करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है, भाई शेयर करो, क्या करना है, एक अंगूठे का ही तो काम है, ऐसे ऐसे दबाना ही तो है, शेयर ही तो करना है, आगे क्या करना है आपको, शेयर कर दो, क्या पता किसी को फायदा मिले उससे। कोई बच्चा चाहता हो कि भाई मुझे ये टॉपिक कोई समझा सके अच्छे से, तो क्या पता उसे अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, नोबडी इज परफेक्ट बट ट्राई टू बी परफेक्ट, कोशिश तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करने के लिए आगे वीडियो को शेयर करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।